इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो अपना टॉपिक था बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, और वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, वेरिएशन कैसे होगा एल्काइल हैलाइड में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट नोट डाउन करना बेटा, जो मैंने आपको करवाया था उसमें एक छोटा सा क्या है, एसआई यूनिट मैंने क्या बताई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट होती है, तो डेफिनेटली कूलम लेना पड़ेगा चार्ज के लिए और लेंथ के लिए मीटर, यही होती है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ये हो गई, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सीजीएस यूनिट, ठीक है ना, सीजीएस, उसके ऊपर देखते हैं क्या होगा। देखिए, कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है ना आप लोगों की फिजिक्स में, चार्ज की मुझे सीजीएस यूनिट बताइए। यूनिट खत्म होने वाली है ना, नहीं हुई है, पहला पार्ट खत्म होने वाला है, चलो कोई बात नहीं। कूलम है ऐसा यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम, STAT, स्टेट और कूलम, ठीक है, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। स्टेट कूलम को स्मॉल एस से डिनोट नहीं किया जाता है, ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, पूरा लिखा जाता है स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम पूरा लिखा जाएगा। तो ये एक तो ये डाटा आप नोट डाउन करो, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो कूलम मीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एक कूलम मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, तो मैं देखना चाहूंगा कि कितना होता है भाई। एक कूलम की अगर मैं वैल्यू रखूं स्टेट कूलम के अंदर, तो वो हो जाएगी बेटा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। मैं वैसे एक बार लिख रहा हूं, अदरवाइज ये पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए। इंटू मीटर की जगह पे मैं क्या लिखूं, 10⁻, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हूं यहाँ पे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 कूलम मीटर ये आएगा 3 × 10⁻11 स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर, यही आएगा, है ना, यही आएगा। लेकिन जब आप उसमें पढ़ोगे ना, बुक के अंदर देखोगे, इसको मैं इक्वल टू 1 दिबे नहीं लिख सकता, इट इज नॉट इक्वल टू 1 दिबे, इट इज नॉट इक्वल टू 1 दिबे। दिबे जो है ना कॉमन यूनिट के रूप में लाया गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और इसको तब यूज किया गया था जब वैल्यू जो है ना बहुत ज्यादा आ रही थी। नॉर्मली क्या होता है, कूलम जो है ना, ये जो चार्ज है, ये नॉर्मली 10⁻, यू कैन से 10⁻⁻10 कूलम, इस डायमेंशन का आता है नॉर्मली जो डाइपोल के ऊपर भाई। 3 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10, बहुत सारे जो मोलिकुलर डाइपोल थे वो इस रीजन में, इस ऑर्डर के जो है ना कूलम, इतना चार्ज उनके ऊपर आ रहा था, ठीक है। डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी लगभग उनके बीच में 10⁻⁻8, ठीक है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻10 और 10⁻⁻8 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो कॉमनली ये वैल्यू आ रही थी 10⁻⁻18। तो साइंटिस्ट बोले भाई बार बार ये रिपीट हो रहा है 10⁻⁸, है ना, 10⁻⁻18 जो है ना, ये जो क्वांटिटी है बार बार ऐसा यूनिट में आ रही थी, तो क्या करें, बोला भाई कुछ इसकी जगह पे ना ऐसी चीज यूज करो जो बोलने में, यूज करने में, समझने में इजी हो। तो 10⁻18 कूलम्ब मीटर को क्या बोला गया, 1 दिबे, ठीक है, 1 दिबे। इसके आगे जो कुछ भी आएगा, जैसे मान लो 1.5 × 10⁻18, तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली 1.5 दिबे, ठीक है। तो केवल इस वैल्यू को लिया गया था, 10⁻18 कूलम्ब मीटर की जगह पे 1 दिबे लिया गया था। ये एक जनरल यूनिट थी ताकि कैलकुलेशंस में बार बार वो चीज न लिखनी पड़े, ठीक है।
समझ में आया? क्या पॉइंट नोट डाउन करोगे? एक तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन करना है कि 1 कूलम अगर आपसे कोई पूछे तो भाई इतने स्टेट कूलम के बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अगर इसका उल्टा पूछे कि भाई 1 स्टेट कूलम, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, 1 स्टेट कूलम की वैल्यू आ जाएगी, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक रिलेशन तो ये याद करनी है आपको, एक कूलम में कितने स्टेट कूलम, ठीक है। दूसरा 1 dB इज इक्वल टू वॉट, वो इसके बराबर होगा भाई 10⁻⁻18 कूलम मीटर, ठीक है। नोट इट डाउन, नोट डाउन करो, ये 2 पॉइंट नोट डाउन करो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गए? एक ये पॉइंट नोट डाउन करना है, 1 कूलम इज इक्वल टू दिस वन, और एक ये पॉइंट नोट डाउन करना है। इस फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए है ना 1 dB को लाया गया था। तो 1 dB जो ना सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, इससे नीचे कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, क्या ये सही है? द नेचर ऑफ RX बॉन्ड इन एन एल्काइल हैलाइड, नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर ही होगा भाई, क्योंकि कार्बन और X के बीच में बॉन्ड बनता है। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एक हेलोजन एटम होता है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी 4 होगी फ्लोरीन के केस में, 3.5 क्लोरीन के केस में, 2.8 ब्रोमीन के केस में, 2.7 के आसपास आयोडीन के केस में। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इसके अंदर पोलरिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी, इट इज ए पोलर बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखो, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन डिक्रीज होती है। सबसे ऊपर फ्लोरीन है, हाईएस्ट उसी की होती है। नेक्स्ट वन एटॉमिक साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, क्लोरीन में एक ऑर्बिट और ऐड हो जाता है 287, फिर उसके बाद में ब्रोमीन में 28187 2 ऑर्बिट ऐड हो जाते हैं और एक और ऐड हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट वन ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी, जो बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना ही जल्दी टूटेगा और वो उतने ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे वीक बॉन्ड हमारा ये वाला था आयोडीन और कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। RF, RCl, RBr और RI में, तीनों में RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ यहां से शुरुआत करेंगे हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे की जाए, हमारी लैब के अंदर हम कैसे बनाएं, ठीक है, लैब के अंदर इसको कैसे बनाया जा सकता है वो देखेंगे। तो इसके अंदर ये लो भाई, पहला देखो, अगर मेरे पास 2 चीजें होती है, एक तो लैब है और एक इंडस्ट्री। एक होते हैं लेबोरेटरी मेथड और एक होते हैं इंडस्ट्रियल मेथड्स। लैब के अंदर है ना, हमारे दिमाग के अंदर क्या रहता है, उसकी प्योरिटी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना वो प्योर होना चाहिए, कम टाइम में बने, ये दिमाग में रहता है कि थोड़े से टाइम में बने, नहीं तो जो भी कोई साइंटिस्ट है या मान लो स्टूडेंट है, कोई टीचर है, सो क्या होगा, 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखना लैब के अंदर, एक तो टाइम और दूसरा प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन इंडस्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, इंप्योरिटी थोड़ी बहुत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बेच देंगे किसी न किसी को, है ना। 80% एल्काइल हैलाइड वाला सॉल्यूशन अगर मेरे पास कोई है, उसका भी खरीदार मिल जाएगा, और 100% प्योरिटी वाला अगर है उसका भी खरीदार मिल जाएगा। तो लैब के अंदर हमें स्पेशली प्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है, उसके साथ में और कोई प्रोडक्ट न बने। सेकेंडली, जिससे हम बनाएंगे वो हमारे चीप कंपाउंड होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई जैसे मान लो मैं सोने से और जो कॉपर बनाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉपर से गोल्ड बन जाए, है ना, कम लागत से हमें बेनिफिट हो, चाहे वो लेबोरेटरी लेवल पे हो या इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो पहला मेथड है ना बेटा, फ्रॉम अल्कोहल से है, क्योंकि अल्कोहल एक तो इजिली अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं। जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है ना, शुगर इंडस्ट्रीज जहां पे ये शुगर केन से
शुगर बनाई जाती है, उसमें लास्ट में जो मोलासिस बचते हैं ना, उसके अंदर इथेनॉल की क्वांटिटी होती है, तो वहां से भी अल्कोहल बनाया जाता है, राइट। ग्रेप्स जो होते हैं उनको ग्लास हटा के फर्मेंटेशन करके वहां से अल्कोहल, तो वो बहुत ही चीप कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। उस एक को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, दिस इज आवर अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल्स। मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH। आर क्या है इसके अंदर ममता, आर क्या है इसके अंदर? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है भाई, एक कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला भी, 3 कार्बन वाला भी। जनरल नॉर्मली हम ऐसे लेके चलते हैं, जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलूं, CH3 और ये OH, इसका IUPAC नेम क्या है? मिथेनॉल। मिथेनॉल है ये, मिथ एल और ओल, वन के ऊपर ओल, मिथेनॉल है ये। तो यहां पर ये अल्काइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप और इस OH की अब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की? ये कंपाउंड है भाई मेरे पास HX। पहला कंपाउंड क्या हो सकता है? सर मैं HF ले सकता हूं क्या? आप देखेंगे HCl, यानी कि सारे के सारे एसिड हैं भाई, है ना। एक एसिड की रिएक्शन, ये भी इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास, एसिड है HCl बहुत मिलता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको बहुत मिल जाएगा और इतना महंगा भी नहीं है। तो इसके साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो जब मैं ये रिएक्शन करवाता हूं ना, एक काम करो, अब आ जाते हैं हम बोर्ड के ऊपर। इसके अंदर 2-3 चीजें यूज होंगी, उसको समझाते हैं बेटा इस रिएक्शन को। पहला मेथड लिख लो आप कॉपी में, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ में। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? HX के साथ में। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल में पहली रिएक्शन ये करवाएंगे। अब इसके अंदर ध्यान रखना, यहां पर ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यहां पर एक कैटालिस्ट का यूज होगा, ठीक है। और उस कैटालिस्ट को क्या बोला जाता है? ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2। दिस इज नोन एज ल्यूकस रिएजेंट, ये लिया जाएगा भाई। और इसकी खास बात क्या होती है वो अभी बताते हैं आपको। ल्यूकस रिएजेंट की खास बात क्या होती है? ये H2O को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इस रिएक्शन में जो पानी निकलेगा, देखो भाई यहां पर ये H और ये OH मिलके क्या बना देंगे? H2O, और प्लस में बाकी क्या बच गया? R और X। R और X आपस में मिलके ये बना देंगे आपका एल्काइल हैलाइड। दिस इज आवर एल्काइल हैलाइड, ओके। इस पूरी प्रोसेस को, दिस होल प्रोसेस इन विच वी आर यूजिंग ल्यूकस रिएजेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रूव प्रोसेस। तो ये नेम के साथ में रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन का पार्ट है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रूव प्रोसेस? तो उसमें आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद HX in presence of Lucas reagent to form alkyl halide is known as Gru's process। कई बार केवल यह आएगा कि ल्यूकस रिएजेंट की कंपोजिशन बताइए क्या होता है, तो कई बच्चे ये लिख के आ जाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, इसको ल्यूकस रिएजेंट बोला जाता है। लेकिन नहीं, इसके साथ में ये जो HX यहाँ पे यूज किया जाता है ना, इसको इंक्लूड करके ल्यूकस रिएजेंट है। यही वो ट्रैप है जहां पे स्टूडेंट को फंसाते हैं, ठीक है। इसको इंक्लूड करके ल्यूकस रिएजेंट बनता है, ओके। लेकिन यहां पर एरो के ऊपर हम क्या दिखाएंगे? केवल इतना, क्योंकि इस पार्ट को तो हमने इसके साथ ही दिखा दिया, राइट। लैब में कैसे जाएंगे? मैं शुरुआत कहां से करूंगा? इस रिएक्शन को अगर मुझे करवाना हो तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा? देखो भाई, लैब के अंदर जो एक वेल मेंटेन्ड लैब है उसके अंदर ल्यूकस रिएजेंट हमें मिल जाएगा, नहीं है तो मंगा लेंगे। उस ल्यूकस रिएजेंट को हम क्या करेंगे? एक बीकर के अंदर ले लेंगे। इस बीकर के अंदर मेरा HCl है फॉर एग्जांपल, और ये ZnCl2 है, ठीक है।
होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर स्लोली स्लोली वेरी स्लोली कोई भी एक अल्कोहल, मान लो कि मैं डाल रहा हूं C2H5OH, ये इथेनॉल है। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो यहाँ पर इसके अंदर बीकर तो एक ही है ना, इसके अंदर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस में RH बनेगा। R की जगह पे आप C2H5 लिख सकते हो और ये Cl है ना, ऐसे बनेगा C2H5Cl, C2H5Cl बनेगा, ये बनेगा C2H5Cl। हो गया। तो इस रिएक्शन को नोट डाउन करो बेटा जल्दी, ये मेन रिएक्शन, इसको मैं ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे C2H5OH और प्लस में HCl, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे ये बनेंगे, कॉमन रिएक्शन ये रहेगी, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है ये, नोट डाउन करो, दो तीन बातें हैं, इसको नोट डाउन करो। ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट को इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे जो पानी बन रहा है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस बने हुए पानी को अगर हम सेपरेट कर ले, कहीं ना कहीं कंज्यूम करवा दे, भाई ZnCl2 ने इसको कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा, ये रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। किसी भी रिएक्शन को बार बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो प्रोडक्ट साइड से किसी को हटाना शुरू कर दो, ठीक है। इस H2O को किसने कंज्यूम किया, ZnCl2 ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे, ठीक है। बताओ इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं है, चलो तो फिर एक रिएक्शन कर दो। ये लो, मैं ले लेता हूं टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी मतलब चलो ये वाला ले लो CH2CH और यहां पर CH3 और ये ले लिया मैंने Br और प्लस OH प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पे ये वर्ड लिखना मत भूलना बेटा, एनहाइड्रस होना चाहिए ये, ठीक है ना। एनहाइड्रस का मीनिंग ये है कि इसमें वाटर की ट्रेसेस नहीं है ZnCl2 के अंदर, एनहाइड्रस है वो, एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम लिखना है। शुरू हो जाओ, जल्दी करो। बनाओ प्रोडक्ट, वन, टू, थ्री एंड फोर, इसका IUPAC नेम होगा ब्यूट एन और 2 के ऊपर ओल है, ये कट जाए, ब्यूटेन 2 ओल। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, बनाइए, रिएक्शन लिख ली सबने, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, इस OH की जगह पे मुझे केवल ये Br लगा देना है, इतना ही करना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। CH3 CH2 CH और यहां पर ये आ गया Br और ये CH3, सेम नेम होगा भाई, 1 2 3 4, 2 के ऊपर ब्रोमो आ जाएगा आगे प्रीफिक्स में, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यही है। कर लोगे इस रिएक्शन को, ब्रूज प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्सरी अल्कोहल, है ना। अल्कोहल तो लेते हैं लेकिन मैंने अभी पिक्चर थोड़ी सी चेंज कर दी, मैं 3 बीकर में अलग अलग अल्कोहल ले रहा हूं, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा किसके साथ, HCl के साथ, इसकी भी HCl के साथ, ये भी HCl ले रहा हूं, एनहाइड्रस ZnCl2, ये भी एनहाइड्रस ZnCl2 और यहां पर भी मान लो मैं ये एनहाइड्रस ZnCl2 रखता हूं फॉर एग्जांपल। तो कौन सा सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा और सबसे कम कौन रिएक्ट करेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, इसमें होगी या इसमें होगी, फर्स्ट वाले में होगी, नहीं फर्स्ट वाले में नहीं होगी। इसके अंदर अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए ना, प्राइमरी की सबसे कम, फिर उसके बाद में सेकेंडरी और फिर उसके बाद में टर्सरी की होगी रेट ऑफ रिएक्शन।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रेट, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ ये रेट का ऑर्डर है, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल इतना फास्टली रिएक्ट करता है कि उसके अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो जब भी आपको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा ना, टर्सरी अल्कोहल एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये वाला ले लो, ये लो, ये टर्सरी अल्कोहल बना दिया मैंने, क्या ये टर्सरी है कि नहीं? OH जिस कार्बन पे जुड़ा है, मुझे देखना है वो फर्दर 3 के साथ जुड़ा है क्या? हाँ जुड़ा है, ये टर्सरी अल्कोहल है। IUPAC में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके केस में तो भाई ये खुद अपने आप में इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि भाई ZnCl2 को मत डालो, मैं तो अपने आप ही रिएक्ट कर लूंगा HCl के साथ। हो गया। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर, प्राइमरी सबसे कम, फिर उसके बाद में सेकेंडरी, फिर उसके बाद में टर्सरी। फिर इससे थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड आता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम क्यों, टर्सरी सबसे ज्यादा क्यों? तो यहां पर अगर मैं अगली स्लाइड पे लेके चलूं तो इसका मुझे कारण बता दो, व्हाई प्राइमरी लेस, सेकेंडरी मोर एंड टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा फास्ट क्यों होते हैं? दे आर हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विद HX। तो ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर इसके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर छुपा हुआ है। तो आंसर में क्या लिखोगे? आंसर लिखो बेटा, इन दिस केस या इन दिस रिएक्शन SN1 mechanism is followed। SN1 mechanism। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये उठेगा कि सर तो जरूर पूछेंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है ना? बताएगा कोई? इसकी फुल फॉर्म बता दो, चलो इतना तो काम कर दो कि भाई इसकी फुल फॉर्म, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। 1 यूनिमोलिकुलर मतलब 1, क्या लिखेंगे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म, ठीक है। इन दिस रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म इज फॉलोड। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैंने आपको बताया था, इसको मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं, तो लिखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म यहां से शुरुआत करेंगे, आंसर मैं कंक्लूड करवा दूंगा उसके अंदर, पहले मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। क्या होगा, ये जो आपका एल्कोहल है ना बेटा, कोई एक एल्कोहल ले लो, फॉर एग्जांपल CH3CH2C, यहां पर CH3 ले लो, यहां पर CH3 ले लो और ये OH, मैंने मान लो ये एक एल्कोहल ले लिया। अगर IUPAC नेम देखें इसका तो यहां से 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एल्कोहल को 2 नंबर पे ले लिया। अगर इधर से करते तो एल्कोहल 3 पे आता, तो इधर से मैंने कर लिया। तो 2 के ऊपर मिथाइल भी है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है भाई, एल और 2 के ऊपर ओल है, ये वाला फट जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ओल हो गया। तो क्या होगा, स्टेप 1 में इट फॉर्म ए कार्बोकैटायन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये एज ए OH नेगेटिव चला जाएगा, यहां पे बचेगा CH3CH2C, यहां पर ये CH3 और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये OH नेगेटिव आयन, ये वाला बॉन्ड टूट गया बेटा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में जा चुके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये, ठीक है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये दोनों के दोनों को लेके जाता है यहां से, इट इज गोइंग आउट एज ए न्यूक्लियोफाइल निकल गया अपना, और ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। इतना काम कर देंगे ना सिमरन, OH को हटा देंगे, OH नेगेटिव आयन चला गया, तो यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया, कार्बोकैटायन बन गया। नाउ दिस कार्बोकैटायन
कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी? सिमरन, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी? क्या देखूं मैं, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ, तो क्या होगा, टर्सरी। देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी और इधर भी, तीनों बॉन्ड इसके कार्बन के साथ बन रहे हैं, सो इट इज टर्सरी। और ये टर्सरी कार्बोकैटायन है तो मुझे ये पता होता है टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना। तो टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया भाई, ये काफी स्टेबल है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ना बहुत जल्दी से इसमें जाएगी। और इसीलिए हमारे टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, थोड़ा सा कम स्टेबल है, थोड़ा धीरे जाएगा, और प्राइमरी वाला तो भाई बहुत ही कम स्टेबल है, इसलिए वो थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जब ये कार्बोकैटायन बन गया है, प्लीज कम इन, CH3 CH2, ये कार्बन, ये CH3 और ये CH3, और यहां पर है ये पॉजिटिव चार्ज। तो HX था हमारे पास कहीं, मोर स्टेबल है बेटा, मोर स्टेबल है, हाँ कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो कम रिएक्टिव होना चाहिए। एल्कोहल तो मैंने वही तो लिखवाया, प्राइमरी अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन कम है, सेकेंडरी की ज्यादा होती है, टर्सरी की और भी ज्यादा होती है, और इसीलिए तो वो ZnCl2 को भी नहीं लेते कि हमें आपकी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, टर्सरी अल्कोहल तो अपने आप ही रिएक्ट करता है। यही लिखवाया मैंने, है ना, यही लिखवाया पिछली स्लाइड में, यही तो लिखवाया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की ये रेट है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनने की वजह से जो है ना ये ऑर्डर होता है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और यहां पर एक चीज और यहां पर इतना समझ लो कि इस OH नेगेटिव को क्या ये अपने आप चला जाएगा, कोई ना कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए जो इसको निकालने में हेल्प करे। कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा इसकी, करेगा HX करेगा। जो HX है ना, HX क्या करता है, HX H पॉजिटिव आयन देता है और X नेगेटिव देता है ना, ये H पॉजिटिव आयन पहले जाके इसके ये जो लोन पेयर होते हैं ना इसके ऊपर बैठता है, फिर उसके बाद में एज ए H2O निकलेगा। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं भाई, कैसे, मतलब ये कैसे हेल्प करेगा, CH3 ये पूरा का पूरा, अगर मैं ये केवल ये कार्बन ले रहा हूं बेटा, जगह थोड़ी सी कम है, मैं केवल ये कार्बन ले रहा हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। H पॉजिटिव आयन इस ऑक्सीजन के ऊपर आके बैठ जाएगा, ये लो H, ये वाला H यहां पर आ गया, और ये वाला H जो पहले वाला है वो तो है ही, H पॉजिटिव आया तो वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, है ना, हो गया। अब जब ये H पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है, अब जो है ना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये बहुत ही तेजी के साथ खींचेगा, बहुत ही तेजी के साथ खींचेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला, ये जो इन दोनों के बीच में है ये वाला, और ये इसको पूरा का पूरा लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे ये एज ए H2O निकलेगा, ठीक है, एज ए H2O निकलेगा। तो एक काम करो, मैं फिर से समझाता हूं। स्टेप 1 यहां से लिखना शुरू करना, स्टेप 1 में क्या होगा, ऐसे ये मैंने एक अल्कोहल ले रखा है, ऐसे ले लेते हैं, क्यों मैं इधर इतना बनाऊं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इस अल्कोहल में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन ऐड होगा। H पॉजिटिव आयन कहां से आया, इसके नीचे लिख दो, ये कहां से आया है, फ्रॉम HX से आया है। ये यहां पर दो लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी हैं, क्या बनेगा, ये बनाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज लगा दो, ये H यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर इसके पास अभी भी है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर यूज हो गया भाई, ये वाला लोन पेयर जो ना ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका है यहां पर, ठीक है, और इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। नाउ अब ये जो एंटिटी है ये वाली क्या करेगी, इसी में आगे शो कर दो, इक्विलिब्रियम में रहते हैं स्टेप, क्या बनेगा, ये एज इट इज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
उसके साथ साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन की तो ये बैंड बजा देगा, भाई इधर आओ जल्दी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोनों के दोनों, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये एज ए H2O चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलने के बाद में इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। और लिविंग ग्रुप थ्योरी, क्या बोला मैंने, जो भी लिविंग ग्रुप होते हैं ना, यानी कि जो मॉलिक्यूल को छोड़ के जाते हैं, लिविंग ग्रुप नेचर जो होती है ना, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो बेटा, लेफ्ट एंड राइट कहीं पर भी, लिविंग ग्रुप नेचर, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन सा बुरा। उसके केस में अगर मैं देखूं तो H2O इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन OH नेगेटिव आयन। अगर यहां से एक तो OH नेगेटिव आयन निकले, उसकी इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है वहां से निकलने की जितनी की H2O की है, ठीक है, जितनी H2O की टेंडेंसी है वहां से निकलने की उतनी OH नेगेटिव आयन की नहीं है, इसीलिए वहां पर H पॉजिटिव आयन ने उसकी हेल्प की कि भाई मैं हूं, मैं आपकी हेल्प करता हूं, यहां से आप नहीं निकल सकते आसानी से, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये हेल्प करने के लिए आया, यहां पर इसके ऊपर बैठ गया, बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा दिया, ऑक्सीजन को पावरफुल बना दिया कि भाई अब तेरा काम है। अब जो है ना ये ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बाहर चला गया एज ए H2O। ये क्या बन गया, ये वही कार्बोकैटायन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अगर ये टर्सरी कार्बोकैटायन हुआ तो बहुत इजीली बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर ये प्राइमरी हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 इज वेरी इजी, स्टेप 2 इज वेरी इजी। जो हमारा X नेगेटिव वाला, यहां पर H पॉजिटिव तो इधर आ गया, पीछे क्या बच गया था X नेगेटिव, वो अब न्यूक्लियोफाइल है ना, वो अब इसके ऊपर अटैक कर देगा। स्टेप 2 में क्या होगा, ये कार्बोकैटायन इसके ऊपर अटैक करेगा X नेगेटिव। मैंने इतने इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों दिखाए, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखो भाई ये HX था, इसके ऊपर 3 लोन पेयर पहले से रहते हैं, ये आपको पता होगा आई थिंक। अगर ये फ्लोरीन है तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर कर रहा है 6, ये क्लोरीन है तो भी आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, एक यहां पर शेयरिंग कर रहा है, 3 लोन पेयर। सब में ऐसे ही होता है। जब ये यहां से एज ए H पॉजिटिव निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले इसके पास ही रहेंगे, यानी कि ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस में X नेगेटिव, उसको ऐसे शो करना चाहिए। इस X नेगेटिव के पास में 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की खोज में ये रहेगा। इट इज लाइकिंग और लविंग पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से न्यूक्लियस। सो नाउ दिस विल अटैक ऑन दिस वन, क्या बनेगा, सिंपल ये बॉन्ड बन जाएगा, ये लो बन गया अपना प्रोडक्ट। ये है इसका मैकेनिज्म, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म से ही मुझे पता चल रहा है कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है ना, दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इट इज स्लो स्टेप, ये वाला तो बहुत फास्ट है, इट इज वेरी फास्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर। ये भी याद रखना हमें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं इसका, RDS का। रेट ऑफ रिएक्शन जिसके ऊपर डिपेंड करती है उसको हम RDS बोलते हैं। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो दोनों स्टेप को, जो जो पॉइंट लगता है लेफ्ट एंड राइट में कहीं भी लिख दो। देखो 2 चीजें हैं बेटा, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली एंटिटी है, ठीक है, चार्ज स्पीसीज है, इसके ऊपर कोई भी अटैक आसानी से कर सकता है। इवन ये वाटर मॉलिक्यूल भी वापस इसके ऊपर रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसीलिए मैंने देखो ये ऐसे दिखा रखा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये वापस ऐसे अटैक करते हैं, ये वापस इसी में जा सकता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, अब टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये अपने आप में एक अलग थ्योरी है ना। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बताते हैं, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस को लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को भी कंसीडर करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो भाई ज्यादा स्टेबल है इसलिए जल्दी जाएगा बेटा। कम से कम ये जो मेरा जो स्लो स्टेप था ना वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, ये तो फास्ट है क्योंकि ये तो बनते ही और ये इंतजार कर रहा है, बीकर के अंदर ये घूम रहा है कि कब कार्बोकैटायन बने और मैं उसके ऊपर अटैक करूं। ठीक है ना, दोनों चार्ज स्पीसीज हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, तो जो मेरा स्टेप स्लो है ना, मेरी आंखें उसके ऊपर टिकी हुई हैं। रिले रेस के अंदर जो हमारे 4 या 3 खिलाड़ी होते हैं, आंखें उसके ऊपर ही टिकी होती हैं कि भाई ये जो स्लो वाला जो दौड़ रहा है ना, ये थोड़ा सा जल्दी दौड़ जाए और हम रेस जीत जाएंगे। तो ये वही काम कर रहा है। टर्सरी कार्बोकैटायन थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसकी फास्ट हो जाती है। समझ में आया? मैकेनिज्म एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपका आंसर लिखवाता हूं, उसको फॉर्मेट करते हैं। आंसर को नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। सबका हो गया नोट डाउन? अगर सबका हो गया है तो उसी स्लाइड में आ जाओ जिसमें हमने वो आंसर छोड़ा था। इन दिस रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म इज फॉलोड। हो गया? फिर इसके बाद में क्या लिखें? इसके बाद में मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं कि इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, टर्सरी कार्बोकैटायन इज formed in rate determining step, in rate determining step. Also tertiary carbocation is most stable and hence formed at fastest speed. So tertiary alcohol is most reactive, and order is as प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और ये टर्सरी। ठीक है, ये अल्कोहल की रिएक्शन का ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है। स्पीड कितनी रहेगी? इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? इतना हो गया। एक मेथड समझ में आ गया। अभी ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ग्रुप प्रोसेस क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। हम ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, डोंट वरी, लेकिन जितना करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। अब आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा खड़े होकर बताओ कि सर इन चीजों में ना मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा भाई अपनी कॉपी को एक बार निहार लो, देख लो आज क्या हुआ है ना। टिक मार लो कि हाँ ये चीज हो गई, ये समझ में आ गई है, ये भी आ गई है। सारे टॉपिक एक बार टिक करो और उसमें मुझे बताइए कि सर ये चीज जो है ना मैं समझ नहीं पा रहा हूं या समझ नहीं पा रही हूं। ये देखो मेरा क्वेश्चन ये था कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, किसकी तरफ, जब उसकी रिएक्शन HX के साथ करवाई जाएगी तब। तो मेरा आंसर ये था कि भी प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होगा, प्राइमरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जब ये रिएक्शन करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं।
और SN1 मैकेनिज्म में स्टेप 1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, तो टर्सरी अल्कोहल अगर होगा तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनाएगा, और टर्सरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है तीनों कार्बोकेटायन में। मोस्ट स्टेबल होगा तो बहुत ही जल्दी बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वाली जो ड्राइविंग फोर्स है ना, उसको जल्दी बनने पे मजबूर करे कि आप बन जाओ भाई, यू आर फ्री, बन जाओ जल्दी। बन गया, बनते ही X नेगेटिव उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो तो फास्ट है। दैट्स वाई टर्सरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HX। बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है, अंडरस्टूड। मुस्कान आ गया समझ में, भावना आपको, चलिए